हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। माय नेम इज़ वंश। तो आज की वीडियो में हम देखेंगे कि म्यूचुअल फंड्स क्या होते हैं, म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्ट करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, ऐसी कौन सी चीज़ें हैं जो हमें इन्वेस्टमेंट करने से पहले म्यूचुअल फंड के बारे में देखना चाहिए, और मेरे हिसाब से कौन से वो टॉप 3 म्यूचुअल फंड्स हैं जिनमें हम अभी करंट बेसिस पे इन्वेस्ट कर सकते हैं। तो वीडियो आज के लिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहली बात कि म्यूचुअल फंड्स होते क्या है। तो म्यूचुअल फंड्स बेसिकली एक कलेक्टिव बास्केट होती है स्टॉक्स की, चाहे उसमें बॉन्ड्स भी हो सकता है, दैट इज डेट, या गोल्ड भी हो सकता है। तो बेसिकली म्यूचुअल फंड्स क्या होते हैं? म्यूचुअल फंड बेसिकली एक स्टॉक्स की, बॉन्ड्स की या गोल्ड की बास्केट होती है, जिसके अंदर मे बी 5 स्टॉक्स हो, 10 स्टॉक्स हो, 25 स्टॉक्स हो या 50 स्टॉक्स हो या ज़्यादा भी हो सकते हैं। तो होता क्या है, हम जो इन्वेस्टर्स हैं, जो डायरेक्टली स्टॉक मार्केट में डील नहीं कर पाते हैं, जो डायरेक्ट इतनी नॉलेज नहीं रखते हैं कि हमें ये देखा जाए कि किस स्टॉक में हमें इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए, तो हम क्या करते हैं, हम अपना जो पैसा है वो एक फंड मैनेजर या म्यूचुअल फंड में लगा देते हैं। तो हमारा जो पैसा है वो एक फंड मैनेजर लेता है, जो भी वो एसेट्स को हैंडल कर रहा है उसमें लगाता है, और हमें वो रिटर्न्स मिलते हैं। तो म्यूचुअल फंड की एक सिंपल सी डेफिनेशन या समझाने का तरीका है कि बास्केट ऑफ स्टॉक्स हैं, हम फंड मैनेजर को पैसे देते हैं और वो हमारी तरफ से पैसा लगाते हैं और हमें रिटर्न्स उस हिसाब से मिलते हैं। तो जो अगली चीज म्यूचुअल फंड में आती है और काफी जरूरी होती है, कि आप जो इन्वेस्टमेंट करते हैं वो दो टाइप से कर सकते हैं। एक है सिप और एक है लमसम। तो सिप क्या होता है और लमसम क्या होता है? सिप होता है सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान। तो सिप का क्या मतलब हुआ? सिप का मतलब ये हुआ कि हर एक रेगुलर इंटरवल में आपके बैंक अकाउंट से कुछ कुछ एक फिक्स्ड अमाउंट, जो आपने पहले से डिसाइड किया होगा, वो अमाउंट आपके बैंक अकाउंट से कट के आपके म्यूचुअल फंड में जाता रहेगा। और लमसम क्या होता है कि आपने एक ही बार जो भी एक फिक्स्ड अमाउंट है वो दे दिया, और उसी एक फिक्स्ड अमाउंट के ऊपर आपको रिटर्न्स जनरेट होंगे। तो अब सिप करवाना चाहिए या लमसम करवाना चाहिए? तो मेरे हिसाब से सिप करवाना एक बेटर ऑप्शन रहता है। और इसका सिंपल सा रीजन ये है कि अगर कोई एक फिक्स्ड अमाउंट आपके कुछ रेगुलर इंटरवल्स पे जा रहा है, लेट से हर महीने आप 1,000 रुपए किसी म्यूचुअल फंड में डाल रहे हैं, तो मान लीजिए अगर 3 महीने तक वो अच्छे रिटर्न्स दे रहा है, और कुछ टाइम बाद क्या पता मार्केट क्रैश हो जाए, मार्केट में कुछ ग्लोबल इकोनॉमी या इंडियन इकोनॉमी में कोई ना कोई ऐसा इशू आ जाए जिससे कि मार्केट्स गिर जाए, तो क्या होगा? गिरी हुई मार्केट में भी जो आपका पैसा जाएगा वो कहीं ना कहीं एवरेज आउट करेगा, वो एवरेज बाइंग करेगा। तो जो आपकी कॉस्ट ऑफ बाइंग आएगी वो ऑटोमेटिकली मार्केट के साथ साथ नीचे आ जाएगी। तो उससे क्या होगा कि जब अगली बार मार्केट वापस बढ़ेगी तो आपके रिटर्न्स वापस से अच्छे से बढ़ने शुरू हो जाएंगे। और लमसम में क्या होगा, आपने जो एक फिक्स्ड प्राइस पे या फिक्स्ड पॉइंट ऑफ टाइम पे जो पैसा डाल दिया, वो ही बस अगर मार्केट बढ़ रही है तो ऊपर जाएगा, अगर नीचे आती है तो वो उसी के साथ नीचे आ जाएगा। तो ये मेरा पर्सनल व्यू है कि सिप करना किसी म्यूचुअल फंड में बेटर रहता है। तो आगे सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये आता है कि क्या हमें म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करना चाहिए, या किन लोगों को म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करना चाहिए। तो बेसिकली म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट का मतलब है आप सीधा स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट कर रहे हैं इनडायरेक्टली। तो इनडायरेक्ट इन्वेस्टमेंट स्टॉक मार्केट में करने के लिए हम म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करते हैं। तो किन लोगों को म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए? तो बेसिकली जिन लोगों का रिस्क एपेटाइट अच्छा है, जो लोग अच्छी सेविंग करते हैं, जो लोग अपना कुछ हिस्सा अपने कैपिटल या अपनी इनकम में से कुछ हिस्सा निकाल कर सेव करके एक साइड में रख सकते हैं, वो लोग म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। जितनी जल्दी आप म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट करेंगे उतने ही ज्यादा रिटर्न्स आते हैं, क्योंकि म्यूचुअल फंड के अंदर आपके जो रिटर्न्स है वो कैगर कैगर बेसिस पे होते हैं। कैगर होता है कंपाउंडेड एनुअली ग्रोथ रेट। तो उसका मतलब होता है कि इंटरेस्ट, मतलब जो आपको रिटर्न आएंगे उसके ऊपर आपको वापस रिटर्न्स मिलेंगे। तो ये कैगर की सिंपल सी एक मीनिंग हुआ, कि सिंपल सी एक डेफिनेशन हुई। तो जैसे कि मैंने बताया कि जो रिटर्न्स है वो कैगर परसेंट पे ग्रो करते हैं। तो उससे क्या होता है, जितनी जल्दी आप वो चीज शुरू करेंगे और जितने लंबे टाइम के लिए आप अपना पैसा इस चीज में लगाए रखेंगे, उतना ही ज्यादा बेनिफिट आपको आगे जाके मिलता है। तो जिन लोगों की रिस्क एपेटाइट अच्छी है, जो लोग सेव कर सकते हैं, और जो लोग स्टॉक मार्केट में डील करना चाहते हैं बट उनको इतनी नॉलेज नहीं है, वो लोग म्यूचुअल फंड्स में डेफिनेटली इन्वेस्ट कर सकते हैं। म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करने के लिए मिनिमम 500 पर मंथ की सिप भी शुरू कर सकते हैं, और ज्यादा से ज्यादा जितना आप दे सके उतना भी कर सकते हैं। तो ये सिंपल सी बात हुई कि अगर म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करना है तो जितनी जल्दी आप करेंगे उतना बेटर होगा। सेकेंड पॉइंट ये है कि रिस्क एपेटाइट आप में होनी चाहिए, क्योंकि स्टॉक मार्केट जो है वो काफी रिस्की रहता है, जैसे सब कहते हैं। और जो तीसरी चीज ये आती है कि आपके इनकम के अंदर से कुछ पार्ट होना चाहिए जो आप निकाल सके। ये नहीं है कि आप जबरदस्ती अपनी इनकम में से कुछ पार्ट निकाल रहे हैं, नहीं तो वो आपके ऊपर ही बर्डन साबित हो जाएगा। क्योंकि जो आपका अमाउंट है, अगर आपने सिप किया हुआ है, तो हर मंथ वो आपका अमाउंट कटना होगा। तो जो अगली चीज हम देखेंगे
कि कौन सी वो चीजें हैं जो हमें ध्यान में रखनी चाहिए, या आप कौन सी वो चीजें किसी म्यूचुअल फंड को सिलेक्ट करने से पहले देख सकते हैं, खुद से देख सकते हैं, अगर आपको किसी पर डिपेंडेंट नहीं रहना है कि वो कोई आपको देख के बताए। तो यहाँ पे मैंने 6 पॉइंट्स बता रखे हैं जो आप किसी म्यूचुअल फंड के बारे में देख सकते हैं। ये आप किसी भी म्यूचुअल फंड की साइट पे जाके जो भी फंड खोलेंगे ये सारी इन्फॉर्मेशन आपको वहाँ अवेलेबल होगी। तो पहली चीज जो है वो है एनएवी। एनएवी होता है नेट एसेट वैल्यू। तो नेट एसेट वैल्यू क्या होता है? नेट एसेट वैल्यू होता है बेसिकली मार्केट वैल्यू ऑफ दैट पर्टिकुलर म्यूचुअल फंड। तो मान लेते हैं अगर किसी म्यूचुअल फंड की वैल्यू 22 है, तो उसका मतलब ये है कि करंटली वो जो फंड है वो 22 रुपए का है। अगर वो एक साल में 27 का हो गया, मतलब उस फंड की वैल्यू 22 से 27 5 रुपए बढ़ गई। नेक्स्ट जो काफी इंपॉर्टेंट चीज आती है वो है फंड मैनेजर। अब फंड मैनेजर कौन होता है? फंड मैनेजर वो होता है जिनको आप पैसे देते हैं और वो आपके पैसे को एलोकेट करते हैं अलग अलग सिक्योरिटीज में। फंड मैनेजर को पता होता है कि कौन से स्टॉक में कितना हिस्सा लगाना है, कौन सी चीज को बाय करना है, कौन सी चीज को सेल करना है। तो फंड मैनेजर अगर आपका अच्छा होगा, अगर फंड मैनेजर का काफी एक्सपीरियंस होगा, अगर फंड मैनेजर को बहुत नॉलेज होगी, तो डेफिनेटली आपको रिटर्न्स मिलेंगे। तो फंड मैनेजर के बारे में भी, जिस भी म्यूचुअल फंड में आप इन्वेस्ट कर रहे हैं, फंड मैनेजर के बारे में जरूर पता होना चाहिए। जो तीसरी चीज आती है वो है ऑम, AUM, एसेट अंडर मैनेजमेंट। एसेट अंडर मैनेजमेंट क्या होता है? एसेट अंडर मैनेजमेंट का मतलब है कि कितना एसेट आपका वो म्यूचुअल फंड मैनेज कर रहा है। लेट्स से अगर 15,000 करोड़ का ऑम है, तो इसका मतलब है कि 15,000 करोड़ का एसेट जो है वो फंड मैनेज कर रहा है, वो फंड मैनेजर मैनेज कर रहा है। सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो अब आती है वो है टॉप 10 होल्डिंग्स, या तो फिर इसको टॉप 5 होल्डिंग्स में भी स्प्लिट कर सकते हैं। अब टॉप 10 होल्डिंग्स या टॉप 5 होल्डिंग्स इतना जरूरी क्यों होता है? किसी भी म्यूचुअल फंड में 10 स्टॉक्स, 15 स्टॉक, 20 स्टॉक्स, ज्यादा से ज्यादा 25 या 50 स्टॉक्स भी हो सकते हैं। तो अगर आप टॉप 10 होल्डिंग्स को देखेंगे, तो जो टॉप 10 होल्डिंग्स होती है वो 100% में से तकरीबन 40 से 50% की जो वेटेज है पूरे फंड के अंदर, वो टॉप 10 होल्डिंग्स की होती है। अगर आप वो टॉप 10 होल्डिंग्स को ध्यान से देखेंगे और उसमें देखेंगे कि जो टॉप 10 आपकी जो होल्डिंग्स है वो काफी अच्छी कंपनीज है। लेट्स से आपकी टॉप 10 होल्डिंग में बजाज फाइनेंस, रिलायंस, इन्फोसिस, HCL टेक, ऐसी करके बड़ी बड़ी कंपनीज है जिनका आपको पता है कि कंपनीज बहुत स्ट्रांग है, बहुत ही अच्छा फंडामेंटल है कंपनी का। अगर वो सारी कंपनी आपके टॉप 10 होल्डिंग में आती है, तो डेफिनेटली जो आपके रिटर्न्स है वो काफी अच्छे आएंगे। तो ओनली रीजन इज जो टॉप 10 और टॉप 5 होल्डिंग्स है वो पूरे के पूरे फंड का सबसे ज्यादा हिस्सा कैप्चर करती हैं। तो अगर आपके टॉप 10 या टॉप 5 होल्डिंग्स बहुत अच्छे हैं, तो आपको कहीं ना कहीं ये पता लग जाता है कि हाँ, म्यूचुअल फंड जो है वो ठीक सा परफॉर्म करेगा। और उसके बाद की जो होल्डिंग्स है उन पे भी एक बार नजर जानी चाहिए कि क्या वो कंपनीज भी सही है। लेकिन सबसे जरूरी, अगर स्टॉक्स उस पर्टिकुलर फंड में आप देखेंगे, तो टॉप 10 और टॉप 5 होल्डिंग्स देखना बहुत जरूरी होता है। अब जो अगली इंपॉर्टेंट चीज आती है वो एक्सपेंस रेशो। एक्सपेंस रेशो क्या होता है? एक्सपेंस रेशो का मतलब है कि कितना पैसा आप एक फंड को दे रहे हैं एज अ फी, एज अ फी, जो कि वो, क्योंकि आपको वो पैसा मैनेज कर रहे हैं। लेट्स से अगर आपने पूरे साल में 10,000 रुपए एक फंड को दिए हैं मैनेज करने के लिए, और एक्सपेंस रेशियो कंपनी का 2% है, तो वो आपसे एक फी लेगा, एक फी चार्ज करेगा, जो कि होगा 2% ऑफ 10,000 रुपीज। तो जितना लेस एक्सपेंस रेशियो होगा उतना कम आपकी फी होगी। तो ये भी एक इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट आता है म्यूचुअल फंड को डिसाइड करने से पहले। तो जो लास्ट चीज है वो है टाइप ऑफ फंड। अब मार्केट में बहुत सारे टाइप ऑफ फंड्स अवेलेबल है, जैसे कि मल्टी कैप फंड हो गया, लार्ज कैप फंड हो गया, स्मॉल कैप, मिड कैप। तो ये सब क्या होते हैं? लार्ज कैप फंड होता है लार्ज कैप कंपनीज जिनमें, उस फंड में लार्ज कैप कंपनीज की वेटेज ज्यादा होती है। अब लार्ज कैप कंपनीज वो होती हैं जो थोड़ी सी कम रिस्की होती है एज कम्पेयर टू अदर स्टॉक्स। अब लार्ज कैप कंपनीज कौन सी हैं? जिनका मार्केट वैल्यू बहुत ज्यादा है, जो काफी टाइम से मार्केट में है, जिनका मार्केट में काफी नाम है, जैसे रिलायंस इंडस्ट्रीज हो गया, HDFC बैंक हो गया, इन्फोसिस हो गया। तो ये सारी जो कंपनीज है, इनका जो फंड बनता है वो लार्ज कैप फंड होता है। सिमिलरली मिड कैप कंपनीज का जो फंड बनेगा वो मिड कैप फंड होगा, उनके अंदर थोड़े रिस्की स्टॉक्स आते हैं। और सिमिलरली जो स्मॉल कैप फंड होते हैं वो और ज्यादा रिस्की होते हैं। मल्टी कैप फंड्स बेसिकली वो फंड्स होते हैं जिनमें तीनों कैटेगरी ऑफ स्टॉक्स का एक कंपाइलेशन होता है। सारे तीनों के तीनों जो है, लार्ज कैप, मिड कैप, स्मॉल कैप, सारे टाइप के स्टॉक्स उस मल्टी कैप फंड में अवेलेबल होते हैं। तो वो कहीं ना कहीं मीडियम रिस्की होते हैं, और अगर मार्केट काफी अच्छा परफॉर्म करे तो काफी अच्छे रिटर्न्स भी देते हैं। तो ये जो 6 चीजें हैं जो मैंने अभी बताई, ये काफी जरूरी है। अगर आप किसी म्यूचुअल फंड को खुद से देख रहे हैं, ये चीजें देखना काफी जरूरी हो जाता है। और कहीं ना कहीं अगर आपको लगता है कि ये 6 चीजें जो है उन सब पे एक टिक लगा है, तो डेफिनेटली आप वो फंड को आगे कंसिडर कर सकते हैं। तो जो लास्ट चीज आई है, अब जो मेरे हिसाब से जो टॉप 3 परफॉर्मिंग फंड्स हैं,
जो मैंने भी काफी पहले से रेकमेंड करे हैं। मैंने मार्च के टाइम पे भी इन फंड्स को काफी रेकमेंड करा और तब से अब तक इन्होंने काफी अच्छे रिटर्न्स भी दिए हैं। तो ये जो 3 फंड्स हैं वो है कोटक स्टैंडर्ड मल्टी कैप फंड, जो कि एक मल्टी कैप फंड है। जैसे मैंने बताया, इसके अंदर तीनों टाइप के स्टॉक्स, दैट इज लार्ज कैप, मिड कैप, स्मॉल कैप होते हैं, मीडियम रिस्की होते हैं, और अगर मार्केट काफी जैसे बुलिश होए तो काफी अच्छे रिटर्न्स देते हैं। मेरा ही एसेट इमर्जिंग ब्लू चिप फंड, तो बेसिकली ब्लू चिप हो गया, थोड़ा लार्ज कैप फंड, थोड़ा लेस रिस्की रहता है। फिर जो लास्ट टाइप ऑफ फंड है वो है आईडीएफसी इमर्जिंग बिजनेस फंड, ये थोड़ा स्मॉल कैप फंड में आता है और काफी थोड़ा रिस्की फंड है। तो ये मेरे टॉप 3 म्यूचुअल फंड है जो मुझे लगता है आने वाले टाइम में काफी अच्छे से परफॉर्म कर सकते हैं। तो आई होप आपको वीडियो में समझ आया होगा कि म्यूचुअल फंड्स क्या होते हैं और क्या चीजें आपको ध्यान में रखनी चाहिए अगर आपको किसी म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करना है। आगे आने वाले टाइम में मैं अब फंडामेंटल एनालिसिस और टेक्निकल की वीडियोस भी डालने वाला हूँ। तो अगर आप उन सब चीज़ों को सीखने में इंटरेस्टेड है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर देना, और अगर ये वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कर देना। थैंक यू सो मच।